बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हमारा जो हम लोग फ़िज़िक्स की सीरीज़ अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 से ही आगाज़ लेने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर होगा, इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम तकरीबन 8 या 9 एपिसोड्स के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे अक्सर औक़ात चैप्टर नंबर 1 की अहमियत का इनको अंदाज़ा नहीं होता। ये चैप्टर नंबर 1 छोड़ देते हैं और ये कहते हैं जी हम बस अपने जो है ना चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आप उससे स्टार्ट करें, मगर ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ के, डायमेंशंस के, ये वो चीज़ें जो आपकी पूरी फ़िज़िक्स में थ्रू आउट चलती हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले से समझ लेना चाहिए ताकि आप लोगों को बाद में आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ या डायमेंशंस को भी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें फ़िज़िक्स का कुछ इंट्रोडक्शन है। ये टॉपिक एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तो लिख दूं ताकि आपको याद रहे कि इसमें से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या एमसीक्यू भी आप लोगों को आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसमें कोई चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता भी हैं और कुछ आप लोगों को के लिए बिल्कुल नई भी होंगे। हाँ, एंट्री टेस्ट के हवाले से इसमें से एमसीक्यूज़ किस टाइप के हैं, ठीक है, किस टाइप के एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से इस लेक्चर में ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि जब मतलब 19वीं सदी से भी पहले की बातें हैं कि लोगों ने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, जब उनके बारे में जानना शुरू किया, ठीक है, उनकी रीज़न्स को देखा, उनके बारे में सोचना शुरू किया, तो आपको पता है उसके नतीजे में उस वक़्त के दौर में एक सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस बनाया गया था, जिस सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस को हम लोगों ने नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया। देखें मैंने क्या बोला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में। बच्चों, बिफोर 19th सेंचुरी, साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइएगा, बिफोर 19th सेंचुरी हुआ कुछ यूं कि लोगों ने उस वक़्त के दौर में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को क्या करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनके बारे में सोचना शुरू किया और उनके रीजंस को जानना शुरू किया कि मतलब ये चीज़ें हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, कैसे हैं, सूरज कैसे निकल रहा है, ठीक है, ये ज़मीन कैसे घूम रही है, ज़मीन की ऑर्बिटल स्पीड क्या है, ठीक है, मतलब जितने भी इर्द गिर्द की चीज़ों को उन्होंने देखा, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया। तो उसके नतीजे में बच्चों क्या हुआ, उसके नतीजे में उस वक़्त एक सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस को बनाया गया। उस वक़्त बच्चों एक सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस बनाया और उस सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस को फिज़िक्स की दुनिया में किसका नाम दिया गया, नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया। बच्चों, किसका नाम दे दिया गया, नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दे दिया गया। तो ये जो नेचुरल फ़िलासफ़ी है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये डिसिप्लिन ऑफ साइंस है जिसको हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया हुआ है। अब इसको बेसिकली हम लोग सादा अल्फाज में ये भी बोल देते हैं, फिर स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। तो बच्चों याद रखिएगा, स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली क्या कहलाती है, नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंडर आती है। तो ये हम लोग अपनी नेचर की जितनी भी चीज़ें उस वक्त डिस्कस करते थे सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस में, उस डिसिप्लिन ऑफ साइंस का नाम क्या था, नेचुरल फ़िलासफ़ी था। मगर आपको पता है फिर दौर में जिस तरह चीज़ें आती गई, बढ़ती गई, लोगों की सोच बढ़ती गई, ठीक है, चीज़ें आती गई, तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही 19वीं सदी का आगाज़ हुआ जी, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बच्चों जैसे 19th सेंचुरी का आगाज़ हुआ, ठीक है, 19th सेंचुरी के आगाज़ में ही क्या हुआ जी, ये जो स्टडी ऑफ नेचर थी, इसके लिए हम लोगों ने इसको 2 साइंसेज में डिवाइड कर दिया। स्टडी ऑफ नेचर को हम लोगों ने बच्चों कितनी साइंसेज में डिवाइड किया, 2 साइंसेज के अंदर डिवाइड कर दिया। उनमें से एक साइंस को नाम दिया गया बच्चों बायोलॉजिकल साइंस का और दूसरी को बच्चों किसका नाम दिया गया, फिजिकल साइंस का। दोबारा से सुन लें, मैंने क्या बोला कि जिस तरह ही फिर 19वीं सदी की बिगिनिंग हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जो स्टडी ऑफ नेचर थी उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 साइंसेज में डिवाइड किया गया। एक का नाम है बायोलॉजिकल साइंस और बच्चों दूसरी का नाम है फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस नाम से पता चल रहा है जी, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द लिविंग थिंग्स। बच्चों ये किससे डील करती है, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द लिविंग थिंग्स, जबकि जो फिजिकल साइंस होती है ये नॉन लिविंग थिंग्स से डील करती है।
अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो फिजिक्स है उसमें आप लोग बायोलॉजिकल साइंसेस को तो डील नहीं करते ना, लिविंग थिंग्स को तो डील नहीं करते, आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स को डील करते हैं। इसका मतलब जो हमारी फिजिक्स है वो इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। तो बच्चों फिजिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट किसका है, फिजिकल साइंस का है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ साथ इसको समझते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो जारी बात भी नहीं है। तो अच्छा जी, अब ये जो फिजिकल साइंस है या बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, इनको तो हम लोगों ने अभी बड़ी डिटेल में आगे पढ़ते जाना है ना, ठीक है। तो अब ये 19th सेंचुरी का जाहिर बात है आगाज़ की बात होगी, फिर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, लो जी बच्चों 19th सेंचुरी के एंड पर ना जितने भी फिजिकिस्ट थे जो, ठीक है जी, उन्होंने कहा कि लो जी हमारा फिजिक्स का सारा काम कंप्लीट हो गया है, जितना भी वर्क करना था हम लोगों ने फिजिक्स में वो सारा का सारा वर्क क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिजिक्स के पावे बन गए हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर मजीद किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। मगर आपको पता है दुनिया में चीज़ें, ठीक है, दिन ब दिन जो है ना साइंस के अंदर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ रही है। तो उस वक्त फिर क्या हुआ बच्चों, जैसे ही 20th सेंचुरी का आगाज़ हुआ, जैसे ये 19th सेंचुरी एंड होगी, तो अब बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बच्चों 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही कुछ यूं हुआ कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स थे, ऑल प्रेजेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है जी बच्चों, जितने भी फिजिक्स के लॉज वगैरह उस वक्त तक बने हुए थे, उन तमाम लॉज के अंदर मॉडिफिकेशंस हो गई। उनके अंदर कुछ ऐसी ऐसी तब्दीलियां आई, ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशंस की गई कि उन मॉडिफिकेशंस के नतीजे में हम लोग 5 फर्दर ब्रांचेस फिजिक्स की तरफ चल पड़े जी। फिजिक्स की जो ब्रांचेस बनी 5, अब वो 5 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, जरा गौर से सुनना है। 20th सेंचुरी के आगाज में बच्चों क्या हुआ, जितने भी प्रेजेंट लॉज ऑफ फिजिक्स थे उनमें क्या की गई, मॉडिफिकेशंस की गई। उसके नतीजे में 5 फर्दर ब्रांचेस आपके सामने और आई। उनमें से बच्चों एक का नाम था, हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स था, एक बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स थी, ठीक है जी। एक बच्चों हम कह देते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। एक बच्चों सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों एक आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और उसके बाद बच्चों एक आती है पार्टिकल फिजिक्स, लिख लिया, पार्टिकल फिजिक्स। ये 5 ब्रांचेस फर्दर बच्चों जो साइंस की हमारे सामने, मतलब फिजिक्स के सामने आ गई, वो ये 5 थी। अब न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता है डील्स विद न्यूक्लियाई ऑफ द, ठीक है जी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को डील करते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ द एटम को डील किया जाता है इस फिजिक्स की ब्रांच में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, ये ऐसी फिजिक्स है जिसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड अप्रोच करती है किसको, स्पीड ऑफ लाइट को। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, इसमें सॉलिड के स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग बच्चों कंप्यूटर से बनी हुई टेक्नोलॉजी को डील करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डील करते हैं। कंप्यूटर की जो चिप्स हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, कंप्यूटर की चिप्स, ठीक है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आता है, ये पकोड़े वाली चिप्स नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर चिप्स कैसी होती हैं अभी दिखाते हैं आपको। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स बच्चों, इट डील्स विद अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। बच्चों मैटर किन किन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, हम लोग उन पार्टिकल्स को इसके अंदर डील करते हैं। तो ये आप लोगों के पास 5 जो मैंने बच्चों ब्रांचेस लिखी हैं फिजिक्स की, इनको आप लोगों ने जरा अच्छे तरीके से गौर से सुनना है। न्यूक्लियर फिजिक्स थी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बच्चों उसके बाद है पार्टिकल फिजिक्स। तो अब ये यहां से ना कुछ एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं
कि जी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, एक तो मैंने बताया ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बता दी। अब कंप्यूटर की चिप्स, आपको पता है जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं ये या तो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं बच्चों, या ये जर्मीनी अपना उसकी ग्रेफाइट की बनाई जाती हैं बच्चों, या ये सिलिकॉन की या ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग इनको ग्रेफाइट से बनाते हैं, ठीक है जी। ओल्ड टेक्नोलॉजी में ये सिलिकॉन की बनती हैं, मगर बनाई ये दोनों से जा सकती हैं, सिलिकॉन से भी बनाई जा सकती हैं और ये ग्रेफाइट से भी बनाई जा सकती हैं, ठीक हो गया। अब यहां से इसके बाद बच्चों ये एमसीक्यू था बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लें, शाबाश, मिनट लगा के, ताकि फिर हम लोग आगे चलें। तो बच्चों अब यहां तक आप लोगों को अगर आप लोगों ने नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें भी फिजिक्स में आगे बढ़नी है। तुम लोग परेशान होकर बैठे होगे, पता नहीं यार ये क्या चक्कर हो गया। वो भाई न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 है पूरा आपका सेकंड ईयर की फिजिक्स का, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इसको आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स इसको बोलते हैं, इसको आप लोगों ने चैप्टर नंबर 19 में बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 17 है ये सेकंड ईयर में। तो ये तीनों सेकंड ईयर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ ये एक अलग से ब्रांच है, ठीक है, कंप्यूटर से इसका ताल्लुक है। मैट्रिक में आप लोग शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ गए हैं, एफएससी में इसके कोई चैप्टर नहीं है जिसमें हम लोग इसको पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेपरेटली डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल फिजिक्स है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोग इसको एंड पर जाके मीजोन्स वगैरह, क्वार्क्स वगैरह, ठीक है, एंटी क्वार्क्स जो भी मतलब है वो हम लोग वहां पर जाके डील करते हैं ये भी। तो ये सारी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो हम लोग बारी बारी अपनी फिजिक्स में जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह उनको वक्त के साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। तो लो जी, इसके बाद बच्चों अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। ये तो बात हुई वो देखो 19वीं सदी से पहले से चले हुए हैं, ठीक है, और 19वीं सदी से पहले के चल के आप लोग बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में पहुंच गए। अब एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है जी, इसी तरह बच्चों अब एट द प्रेजेंट टाइम क्या हुआ है, एट द प्रेजेंट टाइम हम लोगों ने क्या काम किया है, जो ओवरऑल पूरी जो कह लें कि आप लोग फ्रंटियर्स हैं साइंस के, ठीक है जी, बाउंड्री जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रंटियर मींस बाउंड्री होता है, वो हम लोग अब डील करेंगे। तो एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। ये लाइन आप कहीं पर लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है ये। अच्छा जी, एट प्रेजेंट टाइम, अब मौजूदा दौर में क्या हो गया जी, एट प्रेजेंट टाइम बच्चों, प्रेजेंट टाइम में हम कहते हैं देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। बच्चों फंडामेंटल साइंस के हम लोगों ने टोटल 3 फ्रंटियर्स बनाए हुए हैं, ठीक है जी। फ्रंटियर मींस उसकी बाउंड्री जो है ना, पूरी साइंस को हमने 3 बाउंड्रीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। उनमें से पहली वाली का नाम है, पहली वाली को बोलते हैं फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस, और पता दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, सेकंड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस, और तीसरी वाली की तो इंतहा ही होगी ना, उसको बोलते हैं थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। तुम लोग कह रहे हो मजाक हो रही है। अच्छा जी, 3 फ्रंटियर्स हैं बच्चों फंडामेंटल साइंस के, फर्स्ट फ्रंटियर, सेकंड फ्रंटियर और थर्ड फ्रंटियर। फर्स्ट फ्रंटियर में बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को डिस्कस करते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज चीजों को डिस्कस करते हैं। सेकंड फ्रंटियर में बच्चों हम लोग बड़ी छोटी छोटी चीजों को, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल चीजों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है जी, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। और जो थर्ड फ्रंटियर है बच्चों, इस थर्ड फ्रंटियर को हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर का नाम दिया जाता है। अब ये जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल और कॉम्प्लेक्स मैटर, ये 3 चीजें हैं, इनकी नंबरिंग आपको ऐसे ही आनी चाहिए। अब ना अक्सर बच्चों ने अपने दिमागों के अंदर ये चीज बताई होती है, अच्छा फर्स्ट है, फर्स्ट मींस लार्ज है, फिर सेकंड में मतलब मीडियम, फिर थर्ड में स्मॉल। ये बच्चे अपनी तरतीब बना लेते हैं, पेपर में एमसीक्यू आता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस, तो ये कहते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल, तो ये दस्ती आंसर लगाते हैं स्मॉल के ऊपर और वहां से पता चलता है एमसीक्यू ही क्रॉस हो गया। अरे गूंगे लोगों, ये देखो, इधर मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है, देखें आप लोगों ने याद रखना है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पहले नंबर पे है, एक्सट्रीमली स्मॉल दूसरे नंबर पे और कॉम्प्लेक्स मैटर तीसरे नंबर पे। इसमें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में हम लोग इसमें प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, गैलेक्सीज को डिस्कस किया जाता है इसी में, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग कह लें कि बिग बैंग थ्योरी जो है हम लोग उसकी भी जो, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजें मतलब जो, ठीक है, आप लोगों को पता है बिग बैंग का। इसके अलावा
हम लोग रेडियो टेलीस्कोप जो कि पूरी यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन को डील करते हैं इससे हम लोग। तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज के अंदर बच्चों प्लैनेट्स आ गए, गैलेक्सीज आ गई, बिग बैंग थ्योरी आ गई, रेडियो टेलीस्कोप वगैरह वगैरह। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है जी, अर्थ है, अर्थ को हम लोग एज अ प्लैनेट डिस्कस करते हैं फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस में। तो जिस फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस में हम लोग यूनिवर्स की बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हमने उसको नाम दिया हुआ है फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस का। अब सेकेंड फ्रंटियर है जी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मीजोन्स हैं, ठीक है जी, क्वार्क्स हैं, ये जो छोटे छोटे वगैरह वगैरह, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बैरियंस, लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, तो ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे लेवल के ऊपर, एटॉमिक लेवल के ऊपर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। जबकि वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर जो है बच्चों, इसमें हम लोग ये कह लें कि आप लोग मॉलिक्यूल टू अर्थ, छोटी से लेके बड़ी चीज़ के दरमियान में जितनी भी चीज़ें मॉलिक्यूल से लेके अर्थ के दरमियान में, ठीक है जी, मिडिल साइज थिंग्स भी इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग इसको डील करते हैं। बेसिकली मिडिल साइज्ड थिंग्स को डिस्कस किया जाता है बच्चों किस फ्रंटियर में? थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस में। तो ये है आप लोगों के पास कुछ फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। अब जो मैं अगर आप लोगों से देखें, अब एमसीक्यू पूछ लेता हूं कि बच्चों जी ये जो अर्थ है ना, अर्थ, अगर मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट डील करूं, ये 3 एमसीक्यूज लिख लेना, बड़े मशहूर एमसीक्यूज हैं और यहां पे बड़ी कंफ्यूजन भी है बच्चों को। बच्चों जी याद रखिएगा, अर्थ एज एन ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ को हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पर डील करें, अब आपको नहीं पता ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा या छोटा, तो बच्चों आप लोग इसको बोलेंगे अर्थ एज एन ऑब्जेक्ट इज डिस्कस्ड इन थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। अच्छा, अगर मैं कहता हूं जी नहीं, अर्थ को मैंने डील करना है एज अ प्लेनेट, बच्चों अगर अर्थ को एज अ प्लेनेट आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो प्लेनेट की बात होगी, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात होगी, इसका मतलब इसमें छोटे की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं कहूंगा जी बच्चों अर्थ को एज अ प्लेनेट डिस्कस किया जाता है फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस में। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहता हूं जी अर्थ कैन बी स्टडीड इन, तो बच्चों याद रखिएगा इसका मतलब अर्थ को आप लोग स्टडी कर सकते हैं किस किस में? फर्स्ट या थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस में। तो आप लोग इसको फर्स्ट या किस में डिस्कस कर सकते हैं? थर्ड फ्रंटियर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखनी होती है, अगर तो उसने एज एन ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो फिर तो आंसर है थर्ड, अगर एज अ प्लेनेट लिखा होगा तो फिर है आंसर फर्स्ट, और अगर वो पूछ ले कैन बी स्टडीड इन, अभी देखिए एक ही एमसीक्यू मगर डिफरेंट टाइप से ये पेपर में आ सकता है। तो अगर स्टडी किया जा सकता है उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, प्लेनेट के तौर पर भी, फिर फर्स्ट या थर्ड दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है इसको डिस्कस। ठीक है, एक ये 3 एमसीक्यूज यहाँ से बड़े मशहूर थे जो कि मेरा काम था आप लोगों को बताना। ये इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जब आप लोग किताब में पहला टॉपिक पढ़ेंगे ना फिजिकल क्वांटिटी से ऊपर तक, तो आपको ये सारी बातें मेरी बताई हुई वहां पे मिलेंगी। उसके बाद ना एंड पर 2 एमसीक्यूज और हैं जो बड़े मशहूर हैं, वो एमसीक्यूज ये हैं जी, एरियाज ऑफ फिजिक्स। हमने ना फिजिक्स के बच्चों कुछ एरियाज बनाए हैं, एरिया ऑफ फिजिक्स, उसमें 2 तरह के एरियाज हैं, एक को बोला जाता है डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स और एक को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। हम लोगों ने बच्चों फिजिक्स के 2 तरह के एरियाज हैं, साइड पर टेबल बना हुआ है, डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स और बच्चों दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। अब इससे अक्सर औकात पेपर में एमसीक्यू आता है और बच्चों को इस एमसीक्यू का मतलब ही समझ नहीं आता, ये कहते हैं लो ये क्या, ये तो टेबल है साइड पे बना हुआ है, इसको वैसे गोली मारो है। फिर पेपर में जब एमसीक्यू आता है फिर मुंह उठा के बैठे होते हैं वहां पे कि करें क्या। अब देखें डिसिप्लिनरी एरियाज में बच्चों हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को ही डील करते हैं, ये फिजिक्स के वो एरिया से डील करते हैं डिसिप्लिनरी एरिया जिसमें हम लोग सिर्फ फिजिक्स को ही डिस्कस करते हैं, प्योर फिजिक्स की ब्रांचेज को। जबकि इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में हम लोग फिजिक्स के साथ बच्चों अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस को भी डील कर लेते हैं। फिजिक्स के साथ किसको डील करते हैं? अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस को अगर बच्चों ऐड कर दिया जाए तो वो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में आती हैं। ये आप लोग अगर अपनी बुक खोलेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा, वहां पर आप लोग देख भी सकते हैं जी, आपकी बुक में उसने टेबल भी बनाया हुआ है साइड पर। ठीक है, उस टेबल में आप लोग देख सकते हैं जो डिसिप्लिनरी एरिया है मैंने बताया प्योर फिजिक्स, जबकि ये क्या है फिजिक्स प्लस अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब इसमें आप लोग टेबल में देखेंगे आपको जियो फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, ये सारी की सारी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में आती हैं। ठीक है, जबकि जो डिसिप्लिनरी एरिया में है उसमें आप लोग देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है जी, फ्लूइड डायनामिक्स, ये जितनी भी मतलब फिजिक्स की प्योर ब्रांचेज है ना वो हम लोग किस में डील करते हैं बच्चों? डिसिप्लिनरी एरिया में। अब मैं अगर आपसे पूछूं एस्ट्रोफिजिक्स लाइज इन, तो आप लोग आंसर देंगे उसमें एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स, मतलब फिजिक्स आ गई और साथ में एस्ट्रोनॉमी आ गई, इसका मतलब है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में। मेडिकल फिजिक्स, इसका मतलब फिजिक्स और साथ में मेडिकल ब्रांच आ गई, इसका मतलब ये भी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में। इंजीनियरिंग फिजिक्स इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में।
ठीक है। केमिकल फिजिक्स इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्योर फिजिक्स है, डिसिप्लिनरी एरिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिसिप्लिनरी एरिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी डिसिप्लिनरी एरिया, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स डिसिप्लिनरी एरिया। हाइड्रोडायनामिक्स डिसिप्लिनरी एरिया। तो ये जो प्योर ब्रांचेज हैं आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, ये डिसिप्लिनरी एरिया में आती हैं, और जो फिजिक्स और साथ में अदर ब्रांचेस के साथ आती हैं उनको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के अंदर डील करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा फिजिक्स की डेफिनेशन इसके अंदर लिखी होगी, आप लोगों को पता है डेफिनेशन में वही कि हम लोग फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर, एनर्जी और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। वो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। न्यूटन के लॉज ऑफ फिजिक्स को डील करते हैं, फिजिक्स के जो लॉज बने हुए हैं, ठीक है। और ये भी इसके अंदर याद रखना फिजिक्स जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल साइंस वाली लाइन जो है उसको लाजमी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। तो ये कुछ बेसिक जनरल सी बातें थी बच्चों फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसमें से जो जो पॉसिबल एमसीक्यूज बनते थे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये तो बड़ा आसान सा लेक्चर था ना, मतलब ये बच्चे खुद भी मतलब इसको खुद ही रीड कर लेते हैं बच्चे अपनी किताबों से, मगर मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को फिर भी इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूँ। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्चुअल नहीं था, इसमें तो जस्ट आप लोगों को पता है थियरी ही थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।